बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है जी? गुलबर्ग और वेग दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1869 1869 में एक लॉ पेश किया। ये लॉ क्या था? इस लॉ को हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो देखते हैं जी ये क्या लॉ है, इसके अंदर क्या उन्होंने बताया है। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. The rate यानी कि वो शरह जिस शरह से या जिस स्पीड से कोई चीज रिएक्ट करती है। एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट, जिस स्पीड से कोई सबस्टांस रिएक्ट करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास के। यानी कि जिस स्पीड या जिस शरह से कोई चीज़ रिएक्ट करती है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिव मास उसकी कंसंट्रेशन को बोलते हैं। कंसंट्रेशन से मुराद उसकी क्वांटिटी कह लें, मिकदार कह लें। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब, ऑफ द एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मैं आपको बता चुका हूँ, एक्टिव मास से मुराद है उसके उसकी कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास बोलते हैं। जो रिएक्ट कर रही हैं सब्सटेंसेस उनको हम क्या बोलते हैं जी? उसकी कंसंट्रेशन को एक्टिव मास बोलते हैं। जनरली एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। ये वही वाली बात आ गई कि जो एक्टिव मास है उसको मोलर कंसंट्रेशन मान लेते हैं, या वो मोलर कंसंट्रेशन होती है। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। और इसको स्केयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को स्केयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब दोबारा मैं बताता हूँ आपको जी, एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। लॉ मास एक्शन के मुताबिक जिस स्पीड से या जिस शरह से कोई चीज़ रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास के। एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की कंसंट्रेशन होगी, किसी सबस्टांस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगी। आगे बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट्स के से मुराद है हासिल ज़रब ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनके हासिल ज़रब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, उनकी कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। और इसको हम स्केयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरह से देखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता होता है। अच्छा, इसके बाद इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है एक रिएक्शन की मदद से। एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लॉ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन को देखना पड़ेगा। कंसिडर फॉर एग्जांपल, कहता फर्ज करें मिसाल के तौर पर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप। हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं। ये दोनों मिल रहे हैं और मिल के क्या बना रहे हैं? सी एंड डी। ये दोनों प्रोडक्ट बन रही हैं। ये ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये हमने सपोज किया है, रिएक्शन फर्ज किया है। ये दोनों रिएक्टेंट मिल रहे हैं और ये दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये जो के एफ और के आर है ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनके बारे में भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो लॉ मास एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस रिएक्शन को सपोज कर लेते हैं, फर्ज करते हैं, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी एंड डी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सपोज ए कंसंट्रेशन बी
की मोलर कंसंट्रेशन, सी की मोलर कंसंट्रेशन एंड डी आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो कहता ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केयर ब्रैकेट है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चूंकि ए बी सी एंड डी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और जो प्रोडक्ट्स हैं इनके गिर्द हमने स्केयर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये स्केयर ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए बी सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके गिर्द क्या लगा देंगे जी, स्केयर ब्रैकेट। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, गौर से सुनिएगा ज़रा, फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या मुराद है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बना दें उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये वाला रिएक्शन, ये वाले रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट्स बना दे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कब ज़्यादा होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने पढ़ा है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके डायरेक्टिव पोजीशन होगा। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन सी हैं, रिएक्टेंट कौन से हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट हैं, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, इनकी कंसंट्रेशन का डायरेक्टिव पोजीशन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी होगी उतनी स्पीड से ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन डी। इन दोनों की कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का ये वाला जो साइन है वो ख़त्म करने के बाद हम क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ इक्वल लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम के एफ बोलते हैं। तो इसके बाद उसने बोला है सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिवर्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स मिलके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना दे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स मिलके क्या बना दें, रिएक्टेंट बना दें, उसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में कब जाएगा तेजी से? जब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सी एंड डी हैं, तो जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी उतना ही स्पीड से रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो सी और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनकी कंसंट्रेशन के हासिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके हम क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस वजह से हमने इसके साथ के आर लगा लिया। ये आर जो है वो रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये आगे उसने थोड़ा सा बताया है कि वेयर के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जो के एफ और के आर है इनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के एफ होगा और रिवर्स रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होगा, के आर होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने पीछे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसी स्टेट को या ऐसी सूरत हाल को हम बोलते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ये हमने पीछे पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। दोनों का रेट जब यह शरह बराबर हो जाए इस सूरत हाल को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। ये वाली जो वैल्यू है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की के एफ ए एंड बी, वो इसके नीचे लगा दी वैल्यू।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू इसके नीचे लगा दी, के एफ ए एंड बी। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ये अभी निकाली है, के आर सी एंड डी, वो इधर लगा दी, के आर सी एंड डी। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे जी, जो कांस्टेंट होंगे वो हम एक साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे जो के एफ है और के आर है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको एक साइड पे ले जाएंगे। ये जो के आर है के एफ के बटे में आ जाएगा, ए एंड बी जो है वो सी और डी के बटे में चले जाएंगे, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बनेगा। इसके बाद जो के सी है, के सी बराबर होता है के एफ ओवर के आर के सी किसके बराबर होता है जी, के सी बराबर होता है के एफ ओवर के आर के। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इसका मतलब इसकी जगह हम के सी लगा सकते हैं। के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और के एफ ओवर के आर की जगह हमने क्या लगा दिया, के सी बराबर होता है सी डी ओवर ए बी। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें ये बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशो है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ये सी क्या है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो है। ये सी और डी प्रोडक्ट्स थे, ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये सी, ये है जी लॉ ऑफ मास एक्शन।